इन्फ्लेशन इन मार्केट, तो कैसे आप डील करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? हो गया। ऐसा ऐसे ऐसे क्यों? और किसका हुआ? मिस्टर दीक्षित, आपका नहीं हुआ होगा ये। मॉनेटरी पॉलिसी पहले हो गई थी। बेटा अगर आपको लगे कि इसमें से नहीं है, कुछ नया है, तो अपना, इसीलिए मैंने बोल दिया ऑप्शन। आप, हाँ, आपसे पहले हो गया था, कोई नहीं। अभी आएंगे हम लोग। आप, कभी कभी होता है ना, अगर आपको लगे, मान लिया फील हो कि नहीं सर ये तो सब गलत है, कुछ और होगा, तो वो भी ऑप्शन है ना। हो सकता है यूपीएससी ये वाला स्टार्ट कर दे। ई बताइए, कुछ अलग होगा, है ना। एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम होता है बीपीएससी, उसमें ई ऑप्शन होता है। हाँ, तो बस प्रैक्टिस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये समझ आ जाएगा, इट मीन्स की मॉनेटरी पॉलिसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ये। ओके। आपका, आप पीछे, आप दोनों का हुआ। जरूरी नहीं कि ही हो, ये ऐसे ही मैंने बोल दिया, है ना। नहीं बेटा, ऑप्शन बताओ। हाँ, हाँ बताओ, इनमें से क्या होगा। ओके। ठीक। ओके, ठीक है, जो भी हो। और मुझे नहीं पता क्या होगा, तो टाइम बताएगा। बट ये है कि अगर सही हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है फिर। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन मिलते भी होंगे इस टाइप के, है ना, उसमें चार चार पूछेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है ना, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए। इन्फ्लेशन है और मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। इंडस्ट्री की बात ही नहीं हो रही। जब आप इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का रीजन दूसरा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बीमारी क्या है, डिजीज है ना, ये पहचानो क्यों हो रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन है, सप्लाई ऑफ करेंसी क्या है, कम करना है, खत्म बात हो गई। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, इस टाइप से अगर कुछ भी मिले, इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे का देखना, सप्लाई ऑफ करेंसी, बात खत्म। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, वो सब चीजें माइंड में लानी ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बाद दो नाम और। ठीक है। आपका जीएस हो गया कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ साथ, है ना। मतलब अब आप, यही आता ना पीटी में, जीएस के बाद आप मतलब मेंस तक का सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, किसका हुआ, आपका हो गया, आप दोनों का, और पीछे दोनों का। डी। ओके, आपका। जिसका भी ऑनलाइन अगर कोई आंसर देना चाहे तो बोल सकता है। सी। टी। ओके। जिसका भी गलत होगा वो मेरे पेटीएम पर फाइन पे करेगा, है ना। मैं यहाँ पर एक फाइन फंड कर दूंगा, यहाँ पे रखा जाएगा, जिसका भी गलत होगा आजकल। क्योंकि इतने आसानी से हमने डिस्कशन किया ना इस पर, ये सही होना चाहिए। तो स्टार्ट करें डिस्कशन। आपका हो गया ए, ओके। चलिए। हाँ, मिस्टर आयुष, कोई बात नहीं, कहाँ पे कंफ्यूजन है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए बस। बी चलेगा, बी कोई दिक्कत। क्या कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है ई होगा, मतलब कुछ नया होगा। क्या होगा नया, अगर नया है तो क्या?
4 और 6 यही लिखा ना आपने? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, पनिशमेंट थोड़ी होना। अब देखिए जरा, देखिए करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा रूल है। ठीक है, इन्फ्लेशन और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन की पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सप्लाई ऑफ करेंसी क्या है? जब भी सप्लाई ऑफ करेंसी मार्केट में मैक्सिमम होती है, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन की कंडीशन। ठीक है, क्लियर है ना? मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल सा फंडा है, हमने डिस्कस किया था। तो मान लीजिए ये डिजीज है, इसको कम कैसे करेंगे? ये डिजीज क्यों हुई? सप्लाई बढ़ने से, सप्लाई कम कर दीजिए। डायबिटीज है, कैसे बढ़ता है? शुगर से, शुगर कम कर दीजिए, बात खत्म हो गई ना। ठीक है, तो सप्लाई कैसे कम होगी? अगर हम बैंक रेट को कम कर देंगे तब तो सप्लाई बढ़ जाएगी, लोन क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। तो ए वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, जहां जहां पे ये होगा तो खत्म हो गया। क्लियर? ठीक है ना? दो तो नहीं हो सकता, ए बी वाले तो खत्म है ना। आगे देखिएगा, उसके बाद बैंक रेट में नो चेंज, इसकी बात नहीं करेंगे, चेंज तो करना पड़ेगा। अगर बीमारी है, डायबिटीज है, तो शुगर में कुछ तो ऊपर नीचे करेंगे ना, वरना डॉक्टर के पास जाने फायदा क्या है? तो जहां पर टू होगा वो भी खत्म हो जाएगा। खैर यहाँ पर टू नहीं है, बैंक रेट हाई कर देंगे, यस दिस इज करेक्ट, बैंक रेट को बढ़ाना। तो 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल अगर करेंगे, तो सेल क्या था? आरबीआई कुछ लेके आएगी बैंकों के पास, और उसे क्या लेके जाएगी? फंड, कैश लेके जाएगी ना, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी चलेगा, तो सेल भी होगा। इट मीन्स कि परचेज नहीं होगा, तो जहां पर 5 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। ये तो दोनों खत्म हो गए। नहीं ठीक, कोई बात, क्लियर है ना यहाँ तक? इसकी मतलब ऑप्शन ई ही होगा करेक्ट, है ना? तो 3 और 4 तो हो गया, एंड 5th तो होगा नहीं। सॉरी, ये अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना? अब देखिएगा, सीआरआर को हम क्या कर देंगे? इंक्रीज करेंगे, ये तो ठीक है। तो 3 4 और 6 हो जाएगा। क्लियर है? रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, ना कि डिक्रीज। याद करिए, रेपो रेट में पैसा कौन देगा? आरबीआई। तो 7 नहीं हो सकता, और जब 6 करेक्ट हो गया है, इट मीन्स कि 8 तो नहीं होगा। तो 3 4 6 ये करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट है कुछ? दो लोगों का ठीक है ना, आपका करेक्ट है एंड आप इससे ज्यादा टाइट यूपीएससी नहीं पूछेगा। प्रैक्टिस आप देखिए ना, प्रीवियस ईयर में इसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो मेरी हाँ, कौन सा? 4 साल का ये बेटा, रेपो रेट प्रोसेस क्या था, याद करिए। आरबीआई एंड बैंक, ऑनलाइन किसी ने बोला था सी, देख लीजिए बेटा, क्यों सी करेक्ट नहीं होगा? देखिए, आरबीआई रेपो रेट क्या करती है कि इनके पास में यही था, और ये लोग क्या करेंगे? बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज कहाँ जाएंगी? आरबीआई के पास। ये प्रोसेस जो है रेपो रेट, और इस केस के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, पे करना होगा, वही तो आपका रेपो रेट है। अगर इसको हाई कर देंगे तब बैंक्स कम लेके आएंगे। तो हमें करना क्या है? सप्लाई ऑफ करेंसी कम करनी। ठीक है, क्लियर? सिंपल सा। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेसिक चीज समझिए, सिर्फ बेसिक। इन्फ्लेशन है, इट मीन्स की सप्लाई ऑफ करेंसी क्या है? कम करिए, जैसे भी हो जाए वैसे कम करिए। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और, आई होप कि सभी करेक्ट करेंगे। ठीक है? मजा आ रहा है? एक क्वेश्चन करने में मजा आया? ठीक है, देखिए, मजा मतलब यह कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना? हाँ, ठीक है, चलिए। अभी क्या है, अपना माइंड में रखिएगा, रिसेशन मतलब क्या है। ठीक है, और रिसेशन के लिए कौन सा टूल आप मतलब अडॉप्ट करेंगे? तो देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ।
ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 5। अगर कुछ लगे नया है, ई है, तो वो भी कर सकते। रूल सेम है। इस बार क्या है, मार्केट में सप्लाई ऑफ करेंसी कम है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। गलत करो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, और क्या, ये नहीं होना चाहिए इसलिए गलत हो गया। ठीक है। हो गया। नया है, वन वन। ठीक ठीक ठीक। कौन सा बेटा? अच्छा ठीक। ऑनलाइन कोई अगर सॉल्व कर रहा हो तो प्लीज बताइएगा। सर वो ऑप्शन ही नहीं अच्छा, तो आप अपना देखिए कौन सा करेक्ट होगा। है सर। अभी देखेंगे सॉल्व करें। कौन सा है? उन्हीं में से कुछ नया है। कुछ नया है। सभी का नया आ रहा है, क्या हुआ? ठीक, चलिए। ई। सभी का ये रहा क्या, आपका भी? चलिए देख लेते हैं भाई। अब मुझे भी नहीं पता ना, रैंडम लिख दिया, अभी देखते हैं। ठीक है। बस ईमानदारी से बताइएगा किसका करेक्ट हुआ, ठीक है ना। रिसेशन मीन्स की सप्लाई आपकी, सप्लाई ऑफ करेंसी मार्केट में कम है ना, अभी कम है। तो इसको क्या करना, कुछ भी ऐसा करो ताकि मार्केट में सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाए, यही करना है ना। TRR को अगर डिक्रीज करेंगे तो लोन चीप लोन हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी। तो नंबर वन तो करेक्ट। इट मीन्स कि जिसमें नंबर वन नहीं है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर। इनकम टैक्स रेट कम कर दिया गया। डिस्पोजल इनकम को क्या किएगा, मतलब इंक्रीज हो गई, अभी इस बार यही हुआ बजट में, ताकि मार्केट में डिमांड को क्रिएट करो, पैसा बढ़े। ये तो ठीक है। चलिए। और यहाँ पर टू है नहीं। इट मीन्स कि आंसर तो ये भी नहीं है, कुछ नया ही होगा। क्लियर। फंड एलोकेशन बाय गवर्नमेंट इन वेलफेयर स्कीम्स बढ़ा दें, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है मार्केट में, तो फंड एलोकेशन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ये भी करेक्ट। और जॉब अभी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये भी ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करने जाओ, परचेज करो। चलो, एक तो नेगेटिव निकला। बैंक रेट को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये भी ठीक है। एंड SLR को भी डिक्रीज कर देंगे। आप देख लीजिएगा किसका करेक्ट हुआ। 5 वाला
रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट। क्लियर? पक्का है? इट मीन्स की मॉनेटरी पॉलिसी आप कर लेंगे, है ना? चलिए आगे देखो। सॉरी बेटा, एसएलआर में क्या है कि कैश एंड बाकी जो फंड था, गोल्ड वगैरह था ना बैंक के पास में, वो सब होता है, उसमें सब डिपॉजिट करते हैं। यही तो डिफरेंस है, सीआरआर में सिर्फ कैश रखेंगे, एसएलआर में क्या होता है, कैश प्लस जो भी बॉन्ड या बाकी जो गोल्ड वगैरह वो सब उसमें रखेंगे। इफेक्ट दोनों का जो होगा वो सेम होगा, उसी तरीके से होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इन्फ्लेशन में थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन, देखिए, जैसे मान लिया सपोज करो, नॉर्मल केस है, और कोई भी आप एक यूनिट किसी बुक की परचेज करते हैं, इसका प्राइस है 100 रुपीज। करेक्ट है, नॉर्मल केस है। अगर कहीं ऐसा होता है कि मार्केट में यही सेम बुक, सेम यूनिट है ना, 1 यूनिट ऑफ सेम बुक, ये हो जाती 101 रुपीज। इट मीन्स कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो कितने से, 1%। ठीक है, 102, इट मीन्स की प्राइस तो बढ़ गया, परसेंटेज क्या रहा, 2%। जब भी अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसमें, सिंगल डिजिट में, ये हो जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, एड 3 to 4% रिक्वायर्ड होता है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। इसी टाइप से आप देखेंगे, एक केस ऐसा होता है जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, और किसी भी इकोनॉमी में अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे मॉडर्न टाइम में, तो जर्मनी में आया था। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन अगर आप मॉडर्न इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये कहाँ पे था सबसे वेरी फर्स्ट टाइम, जर्मनी। रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन क्या था, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन जर्मनी। उसके बाद में जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, सेकंड कंट्री है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में कंडीशन ये थी कि जो उनके क्रिकेट टीम के लोग थे ना, वो सब्जियां सेल कर रहे थे, सब्जियां सेल कर रहे थे। आप सोचिए, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, कि जैसे मान लिया अगर आप अभी एक चाय पीने जाते हैं, 10 रुपीज पे करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि एक चाय के लिए आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पे करना हो, ये हाइपर इन्फ्लेशन है ना। आप सोचिए, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जिम्बाब्वे में बहुत स्ट्रांगली, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, जो लोग क्रिकेट जानते हैं उन्हें पता होगा, एक टाइम तक, है ना। हाइपर इन्फ्लेशन आया, बहुत सारी चीजें रही, उनकी पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। आप सोचिए, विराट कोहली यहाँ पर अगर आलू बेचे, आप तो आप गली में निकलो बाहर, पता लगा कोहली आलू बेच रहा, रोहित शर्मा प्याज बेचने आया, कैसा लगेगा। इट मीन्स कि आलू का प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, मतलब 10 लाख रुपए किलो आलू बिक रहा।
इतना सारा पैसा लेके जाओगे तब कुछ लेके आओगे, कुछ चीज में लेके आओ। पनीर के लिए तो आपको मतलब जब लेने जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड लेके जाए, रास्ते में कोई छीन न ले। 4 करोड़ का पनीर आ रहा, 100 ग्राम। यही हालत होगी ना, आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपके सेंट्रल बैंक के पास जो करेंसी है वो फेल हो जाएगी कंडीशन को डील करने में। और ऐसा हुआ है। जिम्बाब्वे, उसके बाद में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वेनेजुला। ठीक है, उन्होंने फिर एक क्रिप्टो करेंसी इशू की थी, पेट्रो, इसको डील करने के लिए। कई बार क्या होता है जब हाइपर इन्फ्लेशन रहेगा, तो आज मैं आपको थोड़ा आईएमएफ के बारे में भी बताऊंगा, बीओपी वाली यूनिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो हमें अपना गोल्ड जो है वो जाकर के आईएमएफ के पास रखना पड़ता है, वहां से कुछ करेंसी लेनी पड़ती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन से डील करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वैल्यू खत्म करेंसी की एकदम, है ना। 10,000 रुपीज आपके गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 kg आपका कोई सब्जी लेके जा रहे हैं, मेरे टमाटो है 1 kg, उसका प्राइस 4 साढ़े 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो 10,000 को निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 kg टमाटो अगर चोरी हो गया तो मुश्किल होगा ना। आप सोचिए कैसे इकोनॉमी रन करेगी, है ना। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी लगातार ये सब चेक की कंडीशन रहती है कि देखते रहिए, 3 to 4% आपका टारगेट है, मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2%। ये अगर आप देखेंगे, उर्जित पटेल मॉडल क्या बोलता है, +-2। ठीक है, मतलब ये है कि मैक्सिमम लिमिट क्या रहनी चाहिए और मिनिमम 2%। ठीक है, अगर आप 2% से नीचे जाएंगे तो रिसेशन होगा आपकी इकोनॉमी में, एंड 6 से ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन, आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोस्ट कोविड कंट्री में क्या रहा, इन्फ्लेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एक केस ऐसा है, सॉरी, मैं इन्फ्लेशन नहीं, अगला हम पढ़ रहे हैं। डॉलर की वैल्यू अगर बहुत तेजी से बढ़ रही, मतलब एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इट मीन्स कि जो रुपीज है उसकी वैल्यू तेजी से कम हो ना, एक ही केस रहेगा। तो फिर आप देखिएगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका आपको देखना है इम्पैक्ट। चलिए एक दो और टू से ऐड कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा ऐसा कुछ। थ्री फोर से, ठीक, मीन्स ई ना, आपका कुछ ठीक, नोट कर लीजिएगा जो भी।
अच्छा ठीक है, ठीक हो गया सभी का आपका, पीछे बेटा आप। हाँ ठीक। क्या सभी का ई हो रहा है? बाकी सारे ऑप्शन ये बुरा नहीं मान रहे? आपका क्या? देखिए ये मैंने इसको पहली बार ऐड किया रेमिटेंस, ये आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, डॉलर अगर ज्यादा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग कहाँ काम करने जाएंगे? आउट ऑफ कंट्री। ठीक है ना? तो इस टाइप की मतलब कुछ भी ऑप्शन पूछा जा सकता है यूपीएससी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको खुद ही एप्लीकेशन इसका मतलब करना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। तो देखिए जरा, अगर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर इट मीन्स कि इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही। ठीक है ना, यही मतलब है ना इसका। याद करिए वही 50 रुपीज, अभी कितना पे करना पड़ेगा? 60 रुपीज। ठीक है, या बुक मंगाएंगे, जो बुक ले रहे थे कितने की, स्टार्टिंग एक बुक मंगाई थी इंपोर्ट की 50 रुपीज की, अभी उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? 60 रुपीज। तो क्या हम बुक का इंपोर्ट करेंगे अब? नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इट मीन्स कि ए तो करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा एक्सपोर्ट, अब क्या होगा हमारा एक मतलब 1 kg मैंगो पहले हमें कितना मिल रहा था? 50 रुपीज, अभी कितना मिलेगा? 60 रुपीज। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इट मीन्स कि टू वाला नहीं होगा, तो टू ऑप्शन मतलब डी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तीसरा तो करेक्ट होगा। ठीक है, अब एफडीआई, याद करिए उस बंदे को पहले कितना मिल रहा था, अभी 60 रुपीज मिलेगा। इट मीन्स ये तो करेक्ट हो जाएगा, एफडीआई बढ़ेगा। अगर ये हो जाएगा तो ये फिफ्थ वाला नहीं होगा। ठीक है ना, तो जहां पर फिफ्थ होगा वो ऑप्शन नहीं रहेगा आपका, है ना, इस तरीके से देखिएगा इसमें। ठीक, ये तो वैसे पहले से हट गया, तो इसका इट मीन्स कि अब यही रहेगा 3 4, और रेमिटेंस अपने आप ही हो जाएगा 3 4 6 करेक्ट। क्लियर है? गुड। चलिए अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसी यूनिट में था कुछ। इंडिया एंड, जब भी ट्रेड करेंगे हम लोग तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज। और यहाँ पर रुपीज नहीं चलेगी, इसको हम डॉलर लेते हैं। तो जैसे अगर आप यूएस घूमने जा रहे हैं तो अपनी पॉकेट में घर से क्या लेके जाएंगे? रुपीज। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इसका कोई एजेंट, कोई भी एजेंट होगा इसका, ये क्या करेंगे आपके रुपीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डॉलर। इट मीन्स कि इनके पास डॉलर है। ठीक है, आप जाएंगे अपना ट्रेड करेंगे और यहाँ से एफडीआई वगैरह है, ये सब फ्लो चलता रहेगा। इस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व रहता है, फॉरेन करेंसी आपके पास रहती है। अगर ऐसा हो, देखिए कि एक्सपोर्ट आप नहीं कर रहे बिल्कुल, या एक्सपोर्ट आपका बहुत कम है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, ये कंडीशन हो जाएगी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन होगी। बहुत तेजी से फॉरेक्स आपका क्या हो जाएगा? स्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अगर ये कंडीशन आ जाए, सपोज करो ये 91 की बात है, तो हमारे पास जो फॉरेक्स बचा था वो सिर्फ 14 डेज, आपके एनसीईआरटी में 15 डेज होगा, लेकिन चूंकि, हाँ 14 डेज का बचा था, अरे 99 लिख दी सॉरी, 91 का केस है, तो एनसीईआरटी 15 डेज होगा, 14 डेज का रह गया। अब आप देखिए सपोज करो आपके पास फॉरेक्स हो गया नील, कहाँ जाओगे? ठीक है, तो ये बात कीन्स एंड मिस्टर वाइट इन दोनों के मन में पहले आ चुकी थी। तो क्या था देखिए, ऐसा ना हो इसीलिए एक सिटी है ब्रेटन वुड्स, ये सिटी है, और कहाँ पर है? टीपीपीसीएस ने पूछा था कहाँ पर, नाम पे मत जाना, ब्रिटेन में टिक कर देना, ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता है एंड 1944 में
वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये दो इंस्टीट्यूट एक साथ बनते हैं, इसीलिए इनको ट्विंस कहते हैं। ठीक है, ये ट्विंस है ना, एक साथ। और उस समय वर्ल्ड बैंक बेसिकली इसका नाम क्या था, जो ब्रांच थी वर्ल्ड बैंक की उसका नाम था IBR, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये कोई बैंक नहीं है, ये ग्रुप है एक्चुअली में। इसमें इसकी ब्रांचेज कितनी है, 5 ब्रांचेज। आज की डेट में कितनी ब्रांचेज हैं, 5। तो स्टार्टिंग किससे हुई थी, IVRD। इसका काम क्या था कि ऐसी इकोनॉमीज जो किसी भी तरीके से मतलब कोलैप्स हो गई, या जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है किसी भी तरीके से। उस समय एक बड़ा इवेंट था, मतलब पूरी दुनिया में बहुत नुकसान हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इकोनॉमीज को फिर से डेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, तो लोन कौन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक। और अगर कोई इकोनॉमी ट्रेड करना चाहे, BOP अगर निगेटिव हो जाए, सपोज करो हमारा कंट्री इंडिया, अगर हमें विद इन कंट्री, याद रखना UPSC PT में क्वेश्चन आ चुका, विद इन कंट्री डेवलपमेंट करना, जस्ट लाइक रोड नेटवर्क डेवलप करना है, रेल नेटवर्क डेवलप करना है, स्कूल फैसिलिटीज आपको और बेहतर करनी है ना, ऐसा कुछ, तो आपको, या फिर फार्मर्स के लिए इरिगेशन की बात करेंगे, तो आपको लोन कौन देने वाला है, वर्ल्ड बैंक। याद रखना, आपको ये लोन कब मिलेगा, जब आपको डेवलपमेंट करना है विद इन कंट्री, या इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है ना, बात समझ आई, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो आपको लोन कौन प्रोवाइड करने वाला है, वर्ल्ड बैंक। लेकिन अगर 91 का केस आ जाए, आपके पास आपका BOP मतलब निगेटिव, BOP आपका क्या हो गया, निगेटिव, आपके पास फॉरेक्स नहीं है, तो आपको लोन कौन प्रोवाइड करेगा, IMF। ठीक है, डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा टूल है, वर्ल्ड बैंक। और अगर निगेटिव BOP का केस है, तो फिर आपको लोन कौन प्रोवाइड करेगा, IMF। क्लियर, ठीक है। IMF का मेंबर होने के लिए वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए। ठीक? अच्छा, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, दोनों का ही। ठीक है, चलिए IBRD की बात करें मेनली। अब जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं, टोटल ब्रांचेस कितनी वर्ल्ड बैंक की, 5। नेक्स्ट वन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, 4th, मीगा 5th, ICSID, एंड 5th को बॉक्स में कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हाँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 5 ब्रांचेज हैं, आपको ये जानना है। एक बार UPSC ने पूछ लिया था, ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक,
चलिए, तो अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। एक तो ये लोन प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसका काम क्या है, क्यों आईएमएफ के बारे में इतना सब हम लोग जानेंगे। आईएमएफ लोन किस केस में प्रोवाइड करता है, इन केस ऑफ नेगेटिव बीओपी। ठीक, और इसको स्टेबल करता है, एक्सचेंज रेट में भी इसका इंटरफेरेंस रहता है थोड़ा सा, तो हम लोग मानते हैं कि इसको स्टेबल करने में रोल, बाकी भी होते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्सचेंज रेट में एक ही काम इसका है कि इसको स्टेबल करता है। ये दो मेजर इसके फंक्शंस हैं, और इसमें आईएमएफ में एक और अरेंजमेंट है, कोटा सिस्टम है। सुना होगा आपने, यहाँ पर कोटा सिस्टम है। कोटा मतलब, असल में एक इसमें कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि हर कंट्री का कोटा के अकॉर्डिंग, पहले नोट कर ली फिर मैं समझाता हूँ क्या है आइए। ये पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो बस बेसिक सा है ना। जब आप जीएस करेंगे ना तो सब कुछ एकदम, वर्ल्ड बैंक कैसे बना, कीन्स की मीटिंग हुई ना, कीन्स एंड मिस्टर वाइट दोनों ने क्या मतलब बोला, कैसे बना, क्या फंक्शन है, सारा कुछ जानेंगे। देखिए, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, देखिए क्या रहा, मैं थोड़ा अगली साइड पे आता हूँ, है ना। अगर आप देखें, हम पूरे ग्लोब की अगर अपनी बात करें, और इन लोगों का कंट्रोल लगभग पूरी दुनिया पर है। एक टाइम ऐसा है, हम लोग बात कर रहे हैं 1944, है ना, जब ये साइन किया गया वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आप देखिएगा इन, जहां पर हम बात करें, ये सब क्या यूनाइटेड किंगडम है, और ऐसा टाइम था इनका, लोग बोलते थे कि यहाँ पर कभी भी सनसेट नहीं होता है, हर जगह इनका कंट्रोल था। सुना होगा आपने, हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, है ना। और यहीं पर हम लोग भी हैं, इंडिया भी है। बाकी आप देखेंगे, अगर आप यूएस की बात करें तो ये लोग भी बहुत अलग टाइप के हैं। उस समय एक किंग हुआ करता था, जापान जो है लीड कर रहा था दुनिया को, है ना। तो बाकी फिर आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी वाला केस हुआ। वियतनाम का अपना केस था, वियतनाम एक कंट्री यहीं पे आपको मिलेगा, है ना। वहां पर क्या केस हुआ, यूएस के लोगों ने मतलब एक केमिकल का स्प्रे कर दिया था, केमिकल, हाँ, एजेंट ऑरेंज, भयंकर केमिकल था। उसको एक टब में भरा हुआ था, उस टब में ऑरेंज कलर की ऐसे बेल्ट मतलब पेंट किया हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, एजेंट ऑरेंज। एक केमिकल था, उसका स्प्रे किया है किसने, यूएस ने, किसके ऊपर, वियतनाम। ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में, शायद एक केस वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा आपको। वो इतना डेंजरस था कि जो ग्रीन वेजिटेशन था, ट्री प्लांट, एकदम बढ़िया ग्रीन पत्ते, हरे हरे सब कुछ, है ना, वो सब सूख गए। और आज भी जिस एरिया में ज्यादा ये मतलब स्प्रे किया गया, वहां पर जो नए बच्चे हैं ना, उनमें मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, उनका कोई फंक्शन खराब होता है। तो लोग डर गए थे अंग्रेजों से। और इधर यहाँ पर आप देखें, रिसेशन आया हुआ था। अगर रिसेशन आ गया, इनको प्रोडक्शन करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, प्रोडक्शन के लिए इनकी मार्केट में तो हर चीज सबके पास है। इनको पूरी दुनिया क्या लग रही है कि मार्केट समझ आ रही, लेकिन लोग डरे हुए हैं। दूसरा, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो कुछ चीजें इंपोर्ट कर पाए। तो कीन्स ने बोला, आप एक काम करिए, अगर आपको मार्केट दिख रहा है तो पहले इनका डेवलपमेंट करिए, वर्ल्ड बैंक बनाइए, सबको लोन दीजिए। आप दान में दान तो दे नहीं रहे ना भाई, आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आई बात नहीं। जब गरीब आदमी अपने यहाँ क्या करेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, इंपोर्टेड आइटम्स वो डिमांड करेंगे। पैसा ही नहीं है तो आप अमेरिकन कोई चीज परचेज कर पाएंगे, नहीं। तो सबसे पहले लोगों को डेवलप करिए, उसके बाद फिर वो ट्रेड करेंगे आप।
बात समझ आ गई? तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? डेवलपमेंट करना। और इतना आसान नहीं आप पहुंच गया कि लोन चाहिए, लोन मिल जाएगा। अगर आपको लोन मिलेगा तो कुछ न कुछ कंडीशन वो आप पर इम्पोज कर देते। इंडिया में हुआ ऐसा, है ना, कि आपकी मार्केट ओपन करा ली कि हम लोन देंगे लेकिन मुझे कुछ चाहिए, है ना, ये सब रहा है। तो जब डेवलपमेंट आपका हो जाएगा फिर आप ट्रेड करोगे। और ट्रेड किस में करोगे? 5 करेंसी। वो आपकी तो है नहीं, 5 करेंसी आपकी नहीं है ना। तो मान लिया लोन के लिए दिक्कत हो, पैसा नहीं है, तो वो बोले कि नहीं हमें लोन मतलब ट्रेड नहीं करना, हमारे पास पैसे नहीं, हमारा आप लेते नहीं। तो टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेड के केस में अगर कोई कंट्री आता है तो उसकी मदद कौन करेगा, उसकी हेल्प कौन करेगा? आईएमएफ करेगा। आईएमएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखता है। ठीक है, दोनों का अपना रोल हो गया। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक, हाँ। हाँ, 44 थे, दोनों के 44 थे जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना। हाँ, फंड कहाँ से? फंड कोई भी दे सकता है, सारे मेंबर जब आप मेंबर बनेंगे ना, जब कोटा बनता है ना इसमें, तो कोटा में आप जैसे मान नए मेंबर है, कोटा में जाएंगे तो जितना डोनेट करेंगे उसी के हिसाब से आपका कोटा बन जाएगा। मतलब विदाउट डोनेशन यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? हाँ, पे करना पड़ेगा भाई, उनके पास कहाँ से आएगा, हम ही आपको देंगे। ठीक है, तो कोटा में देखेंगे, कोटा मैक्सिमम कोटा किसका है? यूएस का है। रैंक 1 पर कौन है? यूएसए। और इंडिया का रैंक कौन सा है? 8th रैंक। 8वीं रैंक इंडिया का है कोटा में। आईएमएफ के कोटा में इंडिया का रैंक क्या है? 8th रैंक। ठीक है, खैर। तो आपको आइडिया लग रहा होगा थोड़ा सा कि आईएमएफ का काम क्या है, थोड़ा सा, है ना। क्या करेगा? जब भी आपका नेगेटिव बीओपी होगा तो लोन कौन प्रोवाइड करेगा? आईएमएफ। और मान लिया दिल्ली से मेरठ अगर आपको हाईवे डेवलप करना है तो लोन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था, ये लोग बड़े मतलब चालाक टाइप लोग, स्मार्ट लोग, वेस्टर्न वाले, ये लोन तो देंगे लेकिन कंडीशन लगा देंगे बहुत सारे। टाइम थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक में आपको लोन तभी मिलेगा जब आप उसके मेंबर हैं। आईएमएफ में लोन कब मिलेगा? जब आप उसके मेंबर हैं। ठीक है सर जी। सर ये करेंसी बास्केट क्या होता है? करेंसी, बास्केट। बेटा करेंसी बास्केट आईएमएफ के पास में, जो आईएमएफ की जितनी करेंसी है ना एक्चुअली में, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो करेंसी बास्केट, उसमें 5 करेंसीज है आपकी। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में बताया होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। एक आपका डॉलर है, यूरो है आपका, एन है जैपनीज करेंसी, ईवान है आपका चाइनीज करेंसी, एंड ब्रिटिश पाउंड है आपका। ठीक है, ये करेंसी बास्केट। जैसे इस बास्केट में इंडियन करेंसी आ जाएगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा डॉलर अर्न करना नहीं पड़ेगा, आपकी करेंसी खुद ही वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा समझेंगे आप, है ना। वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा, आईएमएफ आपको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, हिडन कंडीशन है, आपकी इकोनॉमी को जैसे चाहे वैसे रेगुलेट करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज वाले, स्पेशली यूएसए। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ आप देखेंगे, एक बैंक बना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस में मनीला जो इनका कैपिटल सिटी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा लिबरल है, एशिया का है। ठीक है ना। क्या नाम है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मनीला। मनीला कहाँ पे है? कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। नोट करते रहो प्लीज। एक टेस्ट आपका होगा, ठीक है, मंडे, ठीक। नियर बाय 20 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। इसमें कुछ भी होगा। हाँ, लेकिन हम जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, वो यूपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाले नहीं, कि ये पूछ लिया ना, थोड़ा सा कायदे से एनालिसिस करके आना। ठीक, चलिए। अब क्या हुआ, थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा तो कुछ कंट्रीज
तेजी से डेवलप होने लगे, उसमें इंडिया एंड चाइना, इन्होंने क्या किया, एक और बड़े कंट्री पकड़ा, ब्राजील। ठीक है, तो आप देखिए ये लोग तीनों का पहले प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और वही ग्रुप आपका ब्रिक्स आगे बना। तो ब्राजील और ये कौन है, रसिया। रसिया को क्यों आना था, क्योंकि इन्हें पता है, जहां देखिए दो बड़े शिकारी एक साथ नहीं रहते, दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना तो सबको चाहिए ना। यूएसए के साथ नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वो भी क्या है, बड़ा शिकारी भाई, उसके साथ नहीं रह पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ग्रुप जुगाड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ठीक है, ब्राजील के पास मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया जैसा ही मतलब लगभग है कंट्री, एंड साउथ अफ्रीका सबसे बाद में ऐड हुआ। तो ये कंट्रीज आपस में मिले, इन्होंने बोला कि नहीं हम लोग कुछ अपना करते हैं। इन्होंने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, जिसको आप ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक। एंड एक फंड बनाया इन्होंने, CRF। ठीक है, ब्रिक्स का है, ओके। हाँ बेटा, कंटिन्यूस बताइए। हाँ, अभी ये फंड बनाया है, फंड, ठीक, फंड लिखा होगा ना, फुल फॉर्म फंड। IMF क्या है, फंड ही तो है। CRF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्यों है, डेवलपमेंट के लिए। हमने क्या बना दिया, डेवलपमेंट बैंक। मतलब क्या है, हमारे पास आओ, है ना, आप वर्ल्ड बैंक मत जाइए, IMF मत जाओ, हमारे पास आओ, बड़े भाई हैं, और मेंबर हैं आप या नहीं, डोंट केयर, आपको लोन मिलेगा। बाजार कंडीशन समझिए, IMF आपको लोन कब देगा, किस कंडीशन, जब आप मेंबरशिप आपके पास, और आप हमारे पास आइए, मेंबर हैं या नहीं, इसका टेंशन मत लो, बस आ जाओ, लोन आपको मिलेगा। समझ आया। तो अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बहुत सारे पुअर ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत तेजी से कहाँ आएंगे, ब्रिक्स के पास। ठीक है ना, आप देखिए जब भी कोई मतलब निगेटिव रोल का हीरो बनता है, गुंडा कहना ठीक नहीं है ना, वो गरीबों को कभी नहीं परेशान करता, उसे पता है कि गरीबों की संख्या क्या ज्यादा है, आप रह नहीं पाओगे। और अगर आप क्या करोगे, मान लिया आपने किसी ने 200 रुपए कहीं से निकाले, 50 बांट दो, ये खुश हो जाए, 150 तो आपकी पॉकेट में, ये फिलॉसफी होती। तभी लोग मतलब बोलते हो ना, बॉलीवुड की मूवी, ये गरीबों का मसीहा है। मसीहा मतलब क्या, उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल जा रही। तो हम लोग क्या गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करेंगे, कि आप बस हमारे पास आ जाओ, आपको लोन मिलेगा। और जब आप लोन हमसे लोगे, तो मार्केट आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और हमें पता आप गरीब हो, तो आईफोन नहीं परचेज करोगे, लावा मोबाइल खरीदोगे हमारा वाला। समझ आई बात नहीं, तो हमें मार्केट मिलेगी। और आने वाला टाइम किसका है, इंडिया या चाइना का है, इसीलिए टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, फंड। ठीक है, हाँ बताइए प्लीज। नहीं, लेकिन एक चीज है, इंडिया, हमारा नेचर ऐसा नहीं थी कि उनका अलग है, हम वो लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते। ठीक है, आप कभी भी एंटी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप बाउंड्री शेयर करते हो। क्लियर है ना, आप पड़ोसी से नहीं लड़ सकते थे, आप कहीं दूसरे गांव के बंदे से लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि आप रात में जाओगे नहीं, अपने घर कभी भी आओगे। ये बेसिक फंडा होता है ना, आप IR पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी एक चीज और है, अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाइना कभी भी इंडिया के लिए नेगेटिव नहीं बोलेगा, क्योंकि चाइना को मार्केट चाहिए, और हमें भी क्या चाहिए, मार्केट। कोविड में ब्रोकन राइस, टूटे हुए चावल हमने सप्लाई कर दिए चाइना में। ठीक है, अगर हमें मान लिया कि पाकिस्तान जैसा ही सब कुछ होता, हाँ कोल्ड वार है, ठीक है, हमें पता है कि अगला जो बंदा, कई लोग ऐसे दोस्त होते हैं आपके ना, जो जानबूझ दोस्ती रखते हो बस, ताकि दिल नहीं कहता, कुछ चीजें बैलेंस करने के लिए बस, है ना। तो वही कंडीशन है। अच्छा, रसिया का साथ होना,
उसमें बहुत सारे बेनिफिट, जब आप आईआर करेंगे आपको चीजें और समझ आएंगी। आपको देखना यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इनका ऑप्शन ब्रिक्स ने दे दिया है, सीआरएफ, और इसका नेचर क्या रहेगा, जस्ट लाइक आईएमएफ। एंड एनडीबी की बात करें तो ये वर्ल्ड। ठीक, अगर आपको आपका बीओपी नेगेटिव है तो लोन कौन प्रोवाइड करने वाला है, सीआरएफ। क्लियर है। और अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको एनडीबी लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉरेन ट्रेड के कुछ टूल्स थे, है ना। और अब थोड़ा सा रसिया यूक्रेन को जोड़ के, क्योंकि इसमें दो तीन केसेस हैं। इंडिया में ये कोशिश की जा रही है कि हमारा जो ट्रेड है ना अभी हम इंडियन करेंसी में करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बीओपी पर, वो चीजें समझ। तो हेडिंग डालिएगा यूक्रेन रसिया। यूक्रेन रस्सा। आप पूरी कहानी पूरी स्टोरी समझिएगा ये क्या है, फिर आपको समझ आएगा इंडिया क्यों इसको बड़ा सीरियस लेता है और क्यों हमारा बीओपी इससे पॉजिटिव हो सकता है। आईआर पढ़ा है कभी? आईआर नहीं पढ़ा होगा आपने। चलिए ठीक, तो कहानी सुनिए फिर, है ना। डायग्राम बना लेना बस, है ना, काम आएगा। इस बार पीटी में क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी आया था और फिर आएगा, है ना। देखिए, एक कंट्री है यूक्रेन, और ये है आपका रसिया। दोनों का कलर सेम है क्योंकि दोनों एक ही थे, यही पुतिन कह रहे हैं। और यहाँ पर एक आइलैंड है क्रीमिया, ये आपका आइलैंड है क्रीमिया। ठीक है, और एक वाटर बॉडी है एजोब सी। इतना डायग्राम बना लीजिए, है ना, समझ आएगा। क्या सब ठीक है ना, यही तो है, टेंशन मत लीजिए, है ना। और भी जूम कुछ करवाना हो मैं जूम कर दूंगा ऐसे, और भी, है ना। क्रीमिया आइलैंड है ना। और इसी समय क्या है कि जब आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड पॉलिसी जब आप देखेंगे तो एक ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है G8। एक्चुअली में पहले G7 था, G7 था। तो एक कैंडिडेट और आ गया, तो क्या हो गया, बस यहीं रुक जाओ, है ना। 2014 की बात है। द मेंबर ऑफ G7, कोई बता सकता है? हाँ, नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, ऐसे भूल जाओगे। हाँ, क्या नोट कर लिया? ठीक है, यही है रसिया। बट कोई बात नहीं, G7 ही सही, हमने रसिया इसीलिए स्टार बना दिया। इच्छा हो तो रखिए वरना बाहर कर दीजिए, है ना। जैसे क्या है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। क्लियर। क्या आपने कुछ और ऐड कर दिया था बी से? ब्राजील। क्लियर है ना, ये सब याद होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम कहाँ पे हैं टाइमलाइन पे, 2014।
क्या? अरे इटली, इंडिया की रिश्तेदारी है, राहुल बाबा की नानी जी का घर है ना, एक ही बात है, लेकिन लिख लीजिएगा इटली। अरे क्या है, विश्व यहाँ कराने के मूड में, कनाडा है बेटा। बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमीर लोगों का ग्रुप है ये। ब्राजील बेटा गरीब लोग, ब्रिटेन यहाँ पे, ब्रिटेन है ना, बी से ब्रिटेन। ब्राजील तो हमारे साथ आएगा ब्रिक्स में, डेवलपिंग नेशन। पाइनएप्पल के अलावा कुछ होता नहीं, एजेंडा है बस, कॉफी गार्डन। क्लियर है ना सब कुछ? ब्राजील में क्या होता है, पाइनएप्पल एंड फेजेंडा। फेजेंडा टर्म पढ़ा होगा एनसीईआरटी। कॉफी के गार्डन्स को क्या बोलते हैं ब्राजील, फेजेंडा। और पाइनएप्पल, बाकी टूरिज्म, और जंगलों में जाओ एनाकोंडा, है ना, ये मिलेगा। चलिए देखिए, हाँ तो अभी मतलब G7 एग्जिस्ट अभी बताएंगे वही कहानी। देखिए जरा, अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अरे थोड़ा बोर्ड पे दीजिए, उसके बाद, है ना। देखिए पहले क्या था, G7, उसके बाद G8 हो गया। तो 2014 की एक्चुअली कहानी क्या थी, रसिया के मूड में पहले ये था कि हम लोग एक ही हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश क्या है, अखंड भारत, जस्ट लाइक दैट, है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि ये तो हम ही लोग हैं, एक काम करते हैं, क्रीमिया भी कंट्रोल में किसके था, यूक्रेन की। लेकिन रसिया के लोगों ने, मतलब अपने लोगों को बोला, रसिया की गवर्नमेंट ने, जो भी क्रीमिया जाना चाहे जाइए, वहीं रहो, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय रशियन गवर्नमेंट। तो सारे बच्चे रहने लगे, शादी वादी वहीं करी, वहीं रहने लगे। और जैसे लगा कि टोटल पॉपुलेशन का 60% या मोर देन 50% रशियन हो गया है, 2014 में रसिया ने फोन किया, मतलब यूक्रेन को, कब खाली कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा क्या, तो क्रीमिया तो मेरा है। कि देखिए मैं लड़ाई में विश्वास नहीं रखता, ठीक है, इंडिया मेरा दोस्त है, हम लोग बड़े कूल टाइप हैं, बोटिंग करा लेंगे, जितने लोग रहते हैं, अगर आपको फेवर कर दे तो आप ले जाओ, मैं लड़ना चाहता ही नहीं। तो भाई वोटिंग हो गई, यूनाइटेड नेशन बोला हाँ ठीक, वोटिंग करा ली, उन्हें क्या पता, तो वोटिंग होगी। और मैक्सिमम लोग कौन है, तो किसको फेवर कर दिया, रसिया को। शाम को 4 बजे रसिया ने बोला ऐसा है निकलो वरना टैंक आ रहे हैं, तेजी से स्पीड उनकी बढ़ा दी। और यूक्रेन उसमें लड़ने के मूड था नहीं, उसे पता है कि भाई, और वैसे भी उसे लड़वा दिया लोगों ने। इंटरनेशनल बार में आप देखिए ना, कंडीशन क्या होती, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं लड़वा देते फिर निकल लेते, फिर बोलते नहीं तुम बस मारते हो, डंडे में सप्लाई कर रहा हूँ, बस ये 10 रुपए के डंडे हैं लेकिन आपके लिए 8 रुपए। बात समझ आई, यूक्रेन पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। रसिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना, तो आप देखिए शाम को क्या किया इन्होंने, कंट्रोल किस पर कर लिया, क्रीमिया। तो G7 वाले और कुछ नहीं कर सकते थे। अरे यूक्रेन की बात क्यों नहीं समझ आ रही, अगर लड़ना होता उसी समय लड़ जाते, तुमने गलत किया। बस इतना ही कर पाए, एक काम करिए, अब तुमसे दोस्ती खत्म, अब तुम बाहर हो जाओ, तो फिर से क्या हो जाएगा, G8 किस में आ जाएगा, G7, क्रीमिया के केस में। आप देखो 14 में क्या हो गया, फिर से G7 हो गया। अब ये रसिया को तो समझ आ रहा था, रसिया को G7 से G8 से कोई मतलब नहीं, उसे किससे मतलब है, अपने से मतलब है, अपनी इकोनॉमी से मतलब। अब देखिए, जब अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा, और उन्हें पता है कि हम रसिया का कुछ नहीं कर सकते। आप अगर देखें यूरोपियन कंट्रीज में जो नेचुरल गैस की सप्लाई का मैक्सिमम पार्ट है, वो किसका है, रसिया का है। इन्होंने बोला कि सप्लाई कट, खाना नहीं मिलेगा, फिर धूप में बैठना। भाई एनर्जी सप्लाई कहाँ से, रसिया से। नेचुरल गैस सप्लाई कहाँ से होती है, रसिया से। पाइप कट, अपना देखिए। दूसरा केस, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, 25% नियर बाई, या 20% मिनिमम, मैक्सिमम 25%। आप अगर डेटा देखेंगे न्यूज़पेपर में 20 से 25 चलता है। जो टोटल वीट सप्लाई है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज के। अगर 100 kg वीट सेल किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो नियर बाई 20 से 25% इन्हीं दोनों से जाता है। अभी दोनों उलझे पड़े, सारे किसान अपने घर में बैठे हुए, तो प्रोडक्शन कम होगा, ट्रेड इनका क्या हो जाएगा। और यहाँ पर एक बंदा स्माइल कर रहा है, वो हम लोग हैं।
हमारे पास एक स्कोप है कि ये 20% सप्लाई है, इसको हम क्या करें, ये मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। हमने किया भी, 2-3 शिप हमारे गए, तो मोदी जी ने रोक दिया कि कल को अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, पता लगा हम ही लोग भूखे बैठे हुए, दलिया भी नहीं मिलेगा खाने को फिर। तो इसलिए बीट का एक्सपोर्ट हमने क्या किया, रोक दिया। अब आप देखिए, पूरी जो मतलब जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, उनको डर है यूएसए का। यूएसए ने क्या किया, अगर कोई भी ट्रेड इससे करेगा तो वो हमारी कम्युनिटी से या हमारे मतलब जो भी इनके कुछ नियम है उससे बाहर हो जाएगा, या हमारी फैसिलिटीज मतलब फैसिलिटीज उसको नहीं मिलेंगी। सब डर गए, लेकिन इंडिया नहीं डरा। और इंडिया नहीं डरा, और हमने क्या बोला कि इनका मान लिया, सपोज करो इनका पेट्रोलियम जो है वो 20 रुपीज पर लीटर अभी सेल हो रहा है, लड़ाई होगा, इनके सारे क्लाइंट सब भाग गए, कौन बचा? मोदी जी ने बोला टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं, ईरान से ऐसे करके पाइप निकाल देना, कैस्पियन सी से हम लोग सप्लाई कर लेंगे, लेकिन रेट थोड़ा देख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमसे वैसे कोई नहीं खरीद रहा, आप एक काम करो 15 में दे जाओ। तो आप देखिए आपको फायदा हुआ। और दूसरा हमने क्या बोला, अगर इंडियन करेंसी में हो जाए तो देख लीजिए पुतिन जी, बाकी क्लाइंट सब भाग गए। तो ये अच्छा मौका है आपके पास रसिया के साथ, जब आप ट्रेड करेंगे इंडियन करेंसी, इससे क्या हो जाएगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज। और वो क्या करेंगे इंडियन करेंसी का, वो इंडिया से ही कुछ परचेज करेंगे फिर। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अगर अच्छा ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप अगर ट्रेड करोगे डॉलर में, देखिए डॉलर में ट्रेड कर रहे हो, और डॉलर करेंसी किसकी है, जब चाहे तब ट्रेस कर सकता है कि हमारी करेंसी इस नंबर करेंसी कहां पर है, पता चलेगा ये तो रसिया है, रसिया में पहुंची। और इंडिया का मतलब जो करेंसी इंडिया गई थी वो रसिया कैसे पहुंच गई, इट मीन्स कि इंडिया रसिया से ट्रेड कर रहा है। और अगर हम करेंसी उनकी नहीं यूज करेंगे, अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो क्या यूएसए हमें ट्रेस कर पाएगा? बात समझ आ गई? कई सारे बेनिफिट्स हैं। सेकंड, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, कि एक तो ट्रेस नहीं कर पाओगे हम किससे ट्रेड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और हमारी करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी थोड़ी सी। क्लियर है ना? और हमारा फॉरेक्स भी सेफ रहेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कमिंग फ्यूचर में हमारा जितना भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है, रसिया के साथ हमारी डील लगभग क्या है, फाइनल। और ऊपर से ईरान, ईरान की बात करें है ना, थोड़ा सा आप देखिएगा, ईरान अगर रसिया यह नीचे बनेगा है ना, स्पेस कम है, ईरान का एक पोर्ट है, असल में ईरान से लगा हुआ ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है ना, ऐसे ही है। ठीक है, ये इंडिया है, ये अपना पाकिस्तान है, ये अपना ईरान दोस्त है। पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान, उसको डेवलप किया चाइना। और चाइना ने बोला कि टेंशन मतलब बस ऐसे ट्रेड के लिए कर रहा है, तो उनकी आर्मी वहीं रहने लगी। तो हमने एक दोस्त हमारा है ईरान, इसको बोला कि आप एक काम करो, टेंशन मत लो, हम आपके यहाँ पोर्ट डेवलप करेंगे, चाबहार पोर्ट। किसने डेवलप किया? इंडिया ने। चाबहार पोर्ट डेवलप क्यों किया? ताकि हम ग्वादर को काउंटर कर पाए, और यहीं से अब निकल जाएंगे ऊपर अफगानिस्तान होते हुए है ना, या कैस्पियन सी के पास में रसिया के पास, और यहीं से हम क्या करेंगे, अपना पेट्रोलियम इंपोर्ट करें। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। तो अगर ये सब रहेगा तो जो ट्रेड होगा आपका वो किस में होगा, इंडियन करेंसी में। तो वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी क्या होगी, ईरान भी 20% लेने को तैयार है, अफगानिस्तान भी तैयार हो जाएगा। अभी वहां पे चूंकि केस दूसरा चल रहा है ना, अगर गवर्नमेंट होती तो अब तक हमारा ट्रेड उससे भी चल रहा होता उस तरीके से। ठीक है। तो अब जब भी आपको टाइम मिले, एक बार रसिया यूक्रेन का मैप देखिएगा एटलस में, है ना, और जो जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है दोनों के, वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगली बार पीटी अगर देना है तो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। इस बार आ चुका है, देखा होगा इस बार क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार, बढ़िया। ठीक। अफगानिस्तान तैयार हो सकता है, तो क्या ऑप्शन क्या है उनके पास, और ऑप्शन क्या है? चाइना इसलिए आने को है क्योंकि उसे लिथियम दिखता है, लिथियम रिजर्व अफगानिस्तान के पास बहुत ज्यादा है, चाइना इसलिए आएगा। ये उन्हें बात समझ आ गई है ना। और कौन, पाकिस्तान मदद कर पाएगा?
खुद की मदद नहीं हो पा रही। क्लियर है ना भाई? कोई अंधे व्यक्ति से आप पूछो कि शहर का रास्ता बता दो, थोड़ा मुश्किल है ना भाई। तो वो खुद अपना घर नहीं चला पा रहा, तो कौन है? अमेरिका आएगा, अपने बेनिफिट देखेगा। सिर्फ एक ही आदमी है जो सच्चा दोस्त है, बड़ा भाई, इंडिया। नहीं, रसिया नहीं। रसिया क्यों नहीं आएगा? उसका कारण है ना, देखिए रसिया क्यों नहीं आएगा। क्योंकि जिस कंडीशन में तालिबान लोग रहते हैं, तालिबान के जो लड़ाकू लोग होते हैं पहाड़ों पर, उनसे लड़ने की प्रैक्टिस अमेरिकन आर्मी की नहीं है। बम गिरा सकते हैं, लड़ नहीं पाओगे। हमारी आर्मी जो है वो हर कंडीशन में लड़ सकती है। इसलिए अमेरिका ने बोला भी था कि तालिबान आगे एक बार आप आइए बीच में बात करिए, क्योंकि आपको लड़ना भी आता है उन कंडीशन में। बट हम क्यों लड़े? पड़ोसी। ठीक है ना? तो अब का जो दौर है ना, तो अब इंडिया बात कर सकता है, अपनी बात रख भी सकता है ना यूएसए से। आप देखिए करेंसी के केस में क्या हुआ, हमने रसिया से खूब इंपोर्ट किया, कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा इंपोर्ट की अगर बात करें आप, है ना, तो हमारा जो ट्रेड पार्टनर है रसिया का, तेजी से रैंक इंप्रूव हो रहा है। अभी नंबर 1 पे हमारा अमेरिका था, है ना, अमेरिका रैंक 1 पार्टनर हमारा है। ठीक है, और लेकिन आने वाले टाइम हो सकता है रसिया हो जाए अब बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, हाँ तो जैसे हमें पता है कि इंडिया नॉन अलाइन हाँ ना, हाँ फॉलो करता है। हाँ तो अभी रिसेंटली अमेरिका ने G7 में ज्वाइन होने के लिए इंडिया को इनवाइट किया था, मैंने पढ़ा था उसका। तो सर लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। तो फिलहाल के लिए अगर हम नॉन अलाइन मूवमेंट को साइड में रख के अगर हम G7 में ज्वाइन होते, ये काफी अच्छा मौका नहीं होगा स्ट्रॉन्ग करने का ना, बेस। देखो जी, अलग अलग अप्रोच है। आप देखिए, अगर आप अभी हो जाएंगे G7 में पार्टिसिपेट करेंगे ना जाके, तो आपकी अप्रोच वही, अभी आपकी इमेज क्या, बहुत लिबरल है। जितनी कंट्री छोटे हैं वो सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब आप G7 के ले जाएंगे ना, तो फिर आपको डिसीजन अपने, देखिए जब भी आप किसी बड़े के साथ में रहते हैं, कोई बड़ा लीडर है मान लिया, उसके साथ चले गए, तो आपकी नहीं चलेगी। आप बस वहां पर नंबर इंक्रीज करने गए हो। और अगर ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स बड़ा होगा, इट मीन कि हम बड़े होंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। G20 में भी हम अपनी बात रख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना? लेकिन अगर आप प्रॉपर G7 जाएंगे, इट मीन कि आप नए मेंबर हैं और आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। आपको क्यों बुलाएगा कोई? क्योंकि आप मार्केट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नहीं। और बाकी अभी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे मतलब कंट्रीज। अब देखिए एक चीज और आप देखिए, एक तो जब भी आपको टाइम मिले होमवर्क आप कर लेना, नेशनल सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, इसके नए मेंबर्स आप देखिएगा कौन कौन है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। एंड सेकंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। इनके नंबर ऑफ मेंबर्स आप देखते रहिए टाइम टू टाइम, आपको लगेगा कि लोगों का मतलब अटैचमेंट है हमसे किसी भी न किसी टाइप से। क्योंकि हम क्या है, लिबरल हैं, मतलब थोड़े से। यूएस वाले लिबरल नहीं है, वो आपका बेनिफिट मतलब आपसे उठाएंगे, आपका बेनिफिट नहीं अपना करेंगे वो। ठीक है, खैर जब भी आपको टाइम मिले देखना है। इसका कोई नया मेंबर बता सकते हो? एक दो नाम कोई है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर कोई? इजिप्ट मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, है ना। और उसके बाद आप जाएंगे साउथ अमेरिका में, वहां से भी मेंबर्स जुड़ना स्टार्ट हो गए। क्यों जुड़ रहे हैं? कुछ तो खास बात है ना। हाँ, आने वाला टाइम हो सकता है कि हमारा G7 के साथ में ट्रेड अच्छा हो जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर अभी मेंबरशिप की बात हमें लगता नहीं होगी, और हम उतने बड़े अभी हैं भी नहीं। ठीक है, खैर। तो एक्सपोर्ट प्राइस रुपीज की वैल्यू अप्रिशिएशन हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा, नकदी वैल्यू कम होगा। तो नहीं बेटा, एप्रिसिएट देखिए क्या है कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे डॉलर है ना, डॉलर जैसा बहुत सारे कंट्री चाह रहे हैं, तो हमारी करेंसी की डिमांड हर जगह बढ़ेगी, तो वो एप्रिसिएशन भी हमें सपोर्ट करेगा। हर आदमी आपकी करेंसी को अर्न करना चाहेगा, उससे फिर बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा। और सिर्फ अगर आपकी मतलब करेंसी की डिमांड नहीं है, विदाउट डिमांड एप्रिसिएशन होता है, तब आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डिमांड हो जाएगी तब तो फिर आप सप्लाई करते रहिए, है ना। ये हर आदमी, और वो दिन आने वाला है ना, कि इंडिया की करेंसी की डिमांड होगी। चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ड्यूरेबल नहीं होते, ये उसकी इमेज है ना। बट इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर आप देखेंगे। अगर आप रैंकिंग की बात करें, इथिकल वैल्यूज की बात करें, टाटा रैंक 1 आते हैं। टाटा इंडिया की कंपनी है, जानते हैं हम लोग, है ना। तो इथिकली अगर आपने सबसे ज्यादा करेक्ट कंपनी कौन सी है, टाटा, तो इंडिया की इमेज और इम्प्रूव होती।
इस तरीके से ना। चाइना की कोई ऐसी कंपनी बता दी जो बहुत ज्यादा डोनेट करती हो, ऐसे कुछ है? और डोनेशन की हिस्ट्री में अब तक पूरे ग्लोब की बात करें, सबसे ज्यादा डोनेशन किसने किया? क्या लगता है, इंडियन कंपनी होगी या अमेरिकन कंपनी? बिल गेट्स, टाटा। बिल गेट्स आस पास भी नहीं, आप गूगल पे जाके चेक कर लेना घर। मैक्सिमम डोनेशन टाटा ने किया है, ठीक है। मतलब ये इमेज है। महिंद्रा की बात करें अगर आप देखें, महिंद्रा भी डोनेट करते हैं। शिव नाडर की अगर बात करें, HCL टेक्नोलॉजी के ऑनर हैं, वो क्या करते हैं? वो छोटे छोटे गांव लेकर के, या जो मतलब एजुकेशन में फंड करते हैं, ये सब आपकी इमेज बिल्डिंग का काम होता है, ठीक है ना। डोनेशन आप कितना करेंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे ना तो डोनेशन से आपकी इमेज बढ़ती है। अफ्रीका में डोनेट कर दिया, बच्चों को फूड मिलता है। अफ्रीका की कंडीशन कितनी खराब है, आप कभी नहीं देखेंगे कि ट्रेड की बात अगर की जाए, है ना, तो अफ्रीका कोई कंट्री आता नहीं आएगा जनरली। उनका खाना देखना कभी आप, स्पेशली आप देखेंगे जैसे बुरुंडी एक कंट्री है, नेट पे जाना, बुरुंडी की मार्केट सर्च करना, मार्केट मतलब लोकल मार्केट इन बुरुंडी, देखिएगा। और मतलब बिहार की याद आ जाएगी। यूपी बिहार में जैसी मार्केट होती है ना, उसी टाइप की वही, मतलब टैक्सी टाइप चले, छोटे हाथी जिसको बोलते हैं ना, वही। हाँ, ये सब आपको याद आएगा। मतलब बहुत अनडेवलप्ड एरिया है। युगांडा, इथोपिया, यहाँ सब बहुत ज्यादा डोनेशन की जरूरत है, ठीक है। खैर, एक और आपका इंस्टीट्यूट है, देखिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये तो ट्विंस हो गए। एक है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आपने क्या किया, वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन ये क्रिएट कर लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड IMF का CRF, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन क्यों नहीं? ठीक है, ये भी तो माइंड में आना चाहिए, इसका ऑप्शन क्यों नहीं हो पा रहा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा या चाइना में? सांघाई नहीं है, ठीक है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। हालांकि इसका भी डेवलपमेंट पहले क्या था, ITO, गेट एंड WTO, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। खैर, आपको बताना यह है कि हमने सबका तो अल्टरनेटिव देख लिया, बट WTO का क्यों नहीं? WTO क्या है? मार्केट की बात करता है ना। अब सपोज करो, अगर हम लोग पूरे ग्लोब पर कितने हैं, 200 लोग, 200 कंट्रीज हैं सपोज करो, है ना, तो ये तो हमारी मार्केट हो गई। और पूरी की पूरी मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्केट देखी, क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अलग से कुछ भी इस टाइप का कुछ बनाते हैं, या तो WTO रहेगा या फिर वो दूसरा इंस्टीट्यूशन रहेगा, एक ही रहेगा, दो तो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। अरे मतलब 165, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 200 मेंबर्स हैं तो मार्केट यही रहेगा ना, नया मार्केट तो आएगा नहीं। और ये डील कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है इसको? WTO। तो इसका अल्टरनेटिव आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार दूसरी हो ही नहीं सकती। बाजार बाजार तो एक ही रहेगी ना। इसलिए ये काम हमें पता है, WTO में भी क्या होता है, सब कुछ फेयर नहीं होता है, यहाँ पर भी चीटिंग होती, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में चीटिंग होती। जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे GS में तो आप जानेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो WTO याद रखिएगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये मार्केट प्रोवाइड करता है, और मार्केट तो एक ही रहेगी, दो तो हो नहीं सकती। और इन दोनों का हमने अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया है, आने वाले टाइम में उसका साइज और बढ़ेगा, ठीक है। अब WTO का काम क्या है, क्यों ऐसे काम करेगा, एक्सटर्नल ट्रेड में इसका कहीं रोल तो नहीं, वो जरा देखिएगा। नाम तो सुना होगा WTO को, गुड। नया मेंबर कौन है? न्यू मेंबर ऑफ WTO, अफगानिस्तान। तो ये अच्छा है, अफगानिस्तान में भी ट्रेड होता है। मतलब वहाँ पे एज ए नॉर्मल गवर्नमेंट वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। चलिए देखिए, WTO बात आप सुनिए, एक केस में आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर, है ना, उसमें देखिए कैसे होगा।
सपोज करो यहां पर है यूएसए और इंडिया, आपको ड्रॉ नहीं करना पड़े, समझना है डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है एक्चुअली में ना, उसको समझिए। सपोज करो यहां पर एक फार्मर है, उसने 100 kg राइस का प्रोडक्शन किया, और इंडिया में भी किसी किसान ने 100 kg राइस का प्रोडक्शन किया। हालांकि यूएस में राइस होगा नहीं, क्लाइमेटिक बेल्ट यहाँ की ऐसी नहीं है, बट एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा। यूएस की बात करें, ये है आपका और हम लोग लगते भी हैं, है ना। हाँ हाँ, चलिए, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, मान लिया 1000 रुपीज यहां पर आया, रुपीज में लेंगे, एक ही करेंसी में ले लेते हैं समझने के लिए। और यही मतलब इंडिया की भी बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर भी 1000 रुपीज आया। दोनों किसी कॉमन मार्केट में जाएंगे। सपोज करो कि जापान में मंगल मार्केट है, वहां पर पहुंच गए और दोनों ने अपना राइस बेचना चालू कर दिया। ठीक, तो फार्मर के मन में आएगा कि यार हमारा कॉस्ट कितना आया, 1000 रुपीज। तो एक काम करते हैं कि मिनिमम मान लिया 1200 तक निकल जाएगा तो भी चलेगा। इंडिया वाले ने सोचा ठीक है तब भी चलेगा। दोनों ने सेम प्राइस पर अपनी जो है सेल स्टार्ट करी मॉर्निंग में। किसका राइस तेजी से बिकेगा? गुड, जिसकी क्वालिटी अच्छी है ना। क्लियर है, शाम तक बिक जाएगा, नहीं बिकेगा अपना घर ले आओ, या वहीं अपना तहरी वहरी बनेगी, पुलाव टाइप चलेगा, है ना। अब जरा देखिएगा, अगर ऐसा हो कि मोदी जी ने हमारे फार्मर्स को बोला कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 1000, 400 आपको मिलेगा सब्सिडी, तो अब आपकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गई? अब आप क्या बोलेंगे कि इधर उधर मत जाओ, सिर्फ हमारे पास आओ, है ना। इंडिया का बंदा जाएगा, किसान अपना राइस किस रेट में सेल करेगा? 800। ठीक है, अब किसका सेल होगा? अब तो क्लियर है ना। और यूएस वाले फार्मर का कुछ भी सेल नहीं होगा, ये सारा चावल गुस्से में मछलियों को खिला देगा वहीं, और आएगा अपनी गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करेगा कि पता करिए कि ये रामू किसान इंडिया का जो है वो 600 में क्यों बेच रहा है, और चढ़ाता है कि मत पड़ो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, इस टाइप की बातें बोल रहा। बर्दाश्त नहीं होगा ना भाई। तो ये लोग क्या करेंगे, खुद तो मोदी जी को डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे, ये हमारा अपना केस है, आप कंप्लेन करने जाएंगे जो आपके ट्रेड को रेगुलेट करता है। क्लियर है। अगर एग्रीकल्चर के ट्रेड में कुछ भी ऐसा होता है, अगर आपको लगे कंप्लेन करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? चाहे क्लास में जो है ये थोड़ा सा, किसी को चाय पीना है? नहीं, ये फ्लो हो रहा है, इसके स्टीम को अगर चाय पीना, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मैं इसकी स्टीम को डाइवर्ट कर दे रहा हूँ, फ्लो कम हो जाएगा, है ना। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा, है ना। चलिए, नहीं चाय पीना भी जरूरी है, घर में चाय बैन। चाय वाय क्या होता है एक्चुअली में, दो चाय मिलती है घर में, पहले तो कितनी भी पियो, है ना। अभी शादी के बाद ये निगेटिव साइड इम्पैक्ट, मतलब निगेटिव इफेक्ट है शादी का, चाय वाय नहीं पी सकते। और मैं बताता नहीं हूँ कि ऑफिस में चाय पीता हूँ, है ना। ना कोई दिक्कत नहीं, घर तक नहीं जाएगा ना, बाकी मुझे डर नहीं है ना। डर सबको लगता है, लेकिन घर में तो सबकी हालत ऐसी होती है ना। चलिए,
जो सुनेगा उसको भी पता चलेगा शादी के बाद होता क्या है ना। चलिए खैर, हम लोग अपनी बात करते हैं ना। WTO की बात कर रहे थे, अब जरा देखिएगा आप एक केस और। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका मैं पूरा केस कंप्लीट ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अभी कंप्लेन कहाँ जाएगी, WTO। और अगर आप इसको नहीं डील करोगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा BOP पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। आपका ट्रेड क्या हो जाएगा कुछ तो, क्योंकि हमारी, अगर आप पूरा एरिया देखें इंडिया का, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना। और अगर आप देखेंगे कुल हमारी अरेबल लैंड की बात करें अगर, शायद ये क्वेश्चन भी इस बार UPSC में आया था PT है ना। रैंक सेकंड है हमारा, US का रैंक फर्स्ट है। उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए ना, और वो सब अगर देखी जाए तो रसिया का एरिया वैसे क्या है, रैंक 1, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर वाली लैंड बहुत कम है हमसे, ठीक है। तो रैंक 2 हमारा है, और हमारे यहाँ लगभग नियर बाय 50% पॉपुलेशन एक्चुअली में एग्रीकल्चर करती है। तो हमें तो एक्सपोर्ट करना होगा, हम भी कंप्लेन करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बस बताऊंगा WTO का सोल्यूशन क्या है ना, इससे आपको समझ मिलेगा। WTO के पास जाते हैं, तो WTO ने बोला है कि एक काम करते हैं, डेवलपिंग नेशंस को बोला, जब बाली की बात है 2013 में WTO का कॉन्फ्रेंस होता है बाली इंडोनेशिया में, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों टेंशन में, क्यों पैसा बांटते हो, ये जो मेथड है गलत है। तो हमारी गवर्नमेंट बोला आप बताइए, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, बॉक्सिफिकेशन का आइडिया दिया और बताया है कि कुछ बॉक्सेस हैं, नंबर 1 यही सबसे डेंजरस है, ठीक है। और एम्बर बॉक्स, पहला क्या है, एम्बर बॉक्स। क्योंकि हम इंडियन हैं, इसका कलर क्या है, पीले रंग का है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब ब्रैकेट लिख लीजिएगा। एम्बर बॉक्स की कंडीशन क्या है वो देखेंगे, चाय, ये सब GS में जब डिटेल में जानेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, आप समझेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने के लायक बनेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़, मतलब समझ आते होंगे। इसके बाद फिर वैसे कुछ तो पढ़ने में आ रहा होगा, आर्टिकल पढ़ रहे हो आप लोग, कुछ तो हेल्प मिली होगी, वैसे ऐसा नहीं होगा, हेल्प मिली ना इंडस्ट्री, और अगर आप पढ़ लो तो बस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डील डन है ना। और बस उसके बाद आपका न्यूज़पेपर पूरा पूरा कंप्लीट, यही सब रहता है। एक अजीब सी यूनिट है अपनी शेयर मार्केट वाली, उसका एक तो आर्टिकल रहता है डेली, है ना। चलिए, एम्बर बॉक्स में क्या है देखिए, इन्होंने क्या बोला है, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को बोला है कि आप टेंशन मत लो, आपका जो GDP है, हमारा जो GDP है, इसमें एग्रीकल्चर से जितना भी आया है, GDP में किसका शेयर, एग्रीकल्चर का, इसका 10% जो है आप दीजिए एम्बर बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए बोला है, डेवलपिंग नेशंस के लिए, GDP का जो एग्री, जो भी शेयर मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या है, आपकी GDP में जितना भी एग्रीकल्चर से है उसका 10% आप दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमने पूछा ठीक है ये तो अच्छी बात है, लेकिन US वाले के साथ जो डेवलप्ड कंट्री उनके साथ क्या करोगे, इन्होंने बोला हम उन्हें पनिश करने वाले हैं, और इनको सिर्फ अपनी GDP, जो भी इनकी GDP से मतलब उसमें देखेंगे, एग्रीकल्चर जो आएगा उसका सिर्फ और सिर्फ कितना देंगे, 5%। अपने फार्मर्स की हेल्प करेंगे सिर्फ 5%, और आप कितना करोगे, 10%। मुस्कुराइए, मुस्कुराने लगे लोग। इंडिया वालों ने बोलो कि नहीं, मतलब कई सारे मंत्री ऐसे जो CGL की तैयारी करके आए, परसेंटेज निकाला, फिर पता लगा यहाँ तो नुकसान है ना। उससे पहले हमने पूछा सर इसमें रखा क्या है, ये तो बताइए, इसमें कौन से आइटम्स आएंगे, कहाँ पर हम ये पैसा खर्च करें, एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर बताइए।
तो उन्होंने बोला कि सीड्स किसानों को अगर बांटना हो तो देंगे आप, इसी में आएगा। या फिर इरिगेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको माफ करना हो, इसी में आ जाएगा, ठीक है। या फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है, ठीक। या फिर मिनिमम आपका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब चीजें, ये सब किस में आएंगी? एम्बर बॉक्स में। और इसका एक इम्पैक्ट है कि वो डायरेक्ट हेल्प करता है किसानों की। ये सब वो चीजें हैं जो डायरेक्ट हेल्प करेगी तुरंत। मैं किसान हूं, अभी कोई फसल लगाने जा रहा हूं, हमें फ्री में सीड्स मिल गए, तो मेरी पॉकेट पे क्या हो जाएगा? बर्डन कम पड़ेगा। इरिगेशन फ्री में हो जाएगा, पॉकेट में बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर फर्टिलाइजर फ्री मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगा। या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट का प्राइस जो होता है वो मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट हेल्प करते हैं आप। एम्बर बॉक्स में जितने भी टूल्स हैं वो सब डायरेक्ट हेल्प करते हैं, या आपकी इनकम में जो है वो मतलब इनकम को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। एम्बर बॉक्स के जितने सारे एरियाज हैं वो सब। अब आप देखिए जरा, इन्होंने क्या बोला है, इसमें लिमिट लगा दी है। अब थोड़ा समझेंगे। हमारा किसान कमाएगा 100 रुपीज और इनका कमाएगा 5000 रुपीज, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारा किसान देखिए ना, क्या उसके पैसे नहीं। अब 100 रुपीज का 10% दीजिए, 10 रुपीज बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 5000 रुपीज का 5% बांटेंगे, अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा अमाउंट देंगे। तो हम लोगों ने बोला ये तरीका ठीक नहीं। इंडिया नहीं बोला कि आपका जो बॉक्स वगैरह है इनको बंद करिए और टाइम देख लेके निकल जाइए, क्योंकि इंडिया में ये सब नहीं चला। तो बोला नहीं, टेंशन मत लो, एक बॉक्स और है, देख तो लीजिए क्या आइटम है उसमें। हाँ, तो बॉक्स नंबर 2, ये सब किसके हैं? पीटी में याद रखिएगा, बॉक्स जो भी लेके आया, कौन लेके आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बॉक्स क्या है? ग्रीन बॉक्स। और मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने लगे। तो बताया गया इसमें नो लिमिट मतलब एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, कहाँ खर्च कर सकते हैं हम लोग। तो बताया गया कि आप एक काम करिए, रोड बनाइए, मंडी बनाओ फार्मर्स के लिए, इंफ्रा डेवलप करिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी करना हो सब करिए, कोई दिक्कत, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करो, ठीक है। अब आप बताइए, अच्छा अगर एक जनरल सा केस ये है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए किसी का और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो आप उसे अनार देंगे, लो बेटा अनार खाओ, ब्लड बढ़ जाएगा। हो सकता है 2 घंटे बाद खबर आ जाए ब्लड लॉस हो गया, उसे अनार नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? डायरेक्ट ब्लड चाहिए। और हमारा किसान वैसा ही है, उसे ये सब चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें क्या चाहिए? ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स चाहिए, एम्बर बॉक्स चाहिए, डायरेक्ट हेल्प करिए हमारी, हम गरीब हैं। समझ आई बात नहीं? हमें नीड किसकी है? एम्बर बॉक्स की। आप कौन सा दे रहे हो? हम और गरीब हो जाएंगे फिर। समझ आई बात नहीं? और आज तक इस मैटर पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। कई सारे बॉक्स और भी, रेड बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है, ये भी हैं सारे, लेकिन मैं आपको 2 बस बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ आपको आइडिया लगा? तो हम लोगों ने क्या कहा, आप एक काम करिए, सारे बॉक्स बंद कर लीजिए, टाइम देख के इनको चलते बनिए। मनमोहन गवर्नमेंट ने 2013 में उनको सजेस्ट किया था कि सर एक काम करिए, आपकी बात मैं मानूंगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर आप बोलिए कि अपनी जीडीपी का इतना % खर्च करिए, अब कहाँ करना है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, तो हम तैयार हैं। बात समझ आ गई? हम ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स कहाँ खर्च करेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन आप मेरे घर में मुझे बताओगे कहाँ पर कितना पैसा लगाओगे, ये बात हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे फार्मर्स हैं, कंडीशन हमें पता है कि आपको पता है। क्लियर है ना? और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम उनकी बात मान लें। तो आप देखिएगा कि जब प्रोडक्शन वहां बढ़ेगा तेजी से, और सरप्लस प्रोडक्शन अगर होता है कभी भी, तो वो कहीं ना कहीं लेके आएंगे जरूर। इंडिया क्या है? बहुत ही परफेक्ट मार्केट है,
क्राउड हमारे पास, है ना, वो अपना कुछ भी बेचना चालू कर देंगे सस्ता, हमारे फार्मर्स का जो प्रोडक्शन हो कोई खरीदेगा ही नहीं फिर, और गरीब हो जाएंगे। समझ आई बात नहीं? इसलिए हमें क्या करना है, अपनी अपनी भाई इकोनॉमी को सेव रखना है ना। बात समझ आ गया? तो चाहे डब्ल्यूटीओ की बात करें या आईएमएफ की बात करें या फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन सबको जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बार बीओपी को नजर में रखते पढ़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। ठीक है? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर, चाहे कोई भी चीज हो, डब्ल्यूटीओ हर चीज में अपना रोल प्ले करता है। और बहुत सारे अच्छे भी चीज, जैसे आप देखेंगे अगर आपने किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया तो एक प्रोसेस होता है किसी चीज को बनाने का, तो प्रोसेस का पेटेंट भी दिया जाता है, और एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का पेटेंट भी मिलता है। ठीक। 2012 में आप देखेंगे एक कार थी शायद i20, उसका मॉडल था BMW जैसा। तो आप बताइए कि BMW का जो मॉडल है 40 लाख रुपए में जो चीज आपको मिलेगी वो आप 15 के आसपास दे रहे हो, तो उसका मार्केट पे क्या हो जाएगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने कंप्लेन कर दिया, सारी जितनी कारें थी मार्केट सब बुलवा ली, डिजाइन चेंज कराया। एक ऐसे मारुति की कार बहुत ज्यादा चली थी, मारुति स्विफ्ट, उसके बाद आप देखें लगभग उसी टाइप से कारें बनना चालू होगी। कोई कार आपको पीछे से लगेगी जस्ट लाइक मारुति स्विफ्ट, कोई आगे से लगेगी, पूरी नहीं लगेगी वरना केस हो जाएगा। ये सब डब्ल्यूटी बोलता है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पेटेंट भी देता है। आप किसी भी चीज का प्रोसेस चोरी नहीं कर सकते और ना ही प्रोडक्ट के फीचर चोरी कर सकते। 2012 में या सॉरी 10 की बात, सितंबर में एक रिपोर्ट गई थी कि चाइनीज कंपनी ने, मतलब जितनी कंपनी थी, बिंग मोबाइल, टिंग मोबाइल, जिंग मोबाइल, सब बना डाले। देखे होंगे आपने, इतना मोबाइल, इतना मोबाइल, इतना मोबाइल, है ना, ब्रिक साइज का मोबाइल, जैसा चाहे वैसा ले लीजिए, है ना, 4 सिम 5 सिम जितना डालना सब डाल दो, मोहल्ले भर के सिम डाल दो। कई सारे निकाले तो नहीं देखे, छोटा था मोबाइल और टच वाला उस समय, और आई थिंक 4 या 5 हजार में मिलता था। सैमसंग की मार्केट को खत्म कर दिया चाइना। फिर इन्होंने जाकर कंप्लेन किया, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होता नहीं चाइना में था उस समय, और प्रोसेस पेटेंट था नहीं डब्ल्यूटीओ का। इन्होंने एक मोबाइल खरीदा, देख लिया क्या क्या चक्कर है, तो वही जाके कंपोज कर दिया, जो बन गया बिंग मोबाइल, थोड़ा चेंज करके टिंग मोबाइल। देखा होगा बहुत सारे मोबाइल चले थे, एक टाइम था। उसके बाद जैसे डब्ल्यूटीओ टाइट हुआ सारे कंपनी बाहर। तो जो ढंग की कंपनी रहेगी जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, वही मार्केट में। ठीक है? मतलब क्या है कि आप देखेंगे इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पर, आपके ट्रेड पर। ठीक है? तो जब बीओपी की बात करेंगे तो लगभग आपका ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। हालांकि डब्ल्यूटीओ बहुत ज्यादा इसमें होगा नहीं, उसका नाम नहीं लिया होगा, लेकिन डब्ल्यूटीओ भी रहता है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड पर, याद रखिएगा। और जब आप बीओटी की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करते हैं, तो इसमें तो लिमिटेड चीजें हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर को जरूर देख लीजिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर। क्योंकि जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका, गुड्स का मेन होता है ना। और एक पॉलिसी गवर्नमेंट की है, इसके अलावा आप देखेंगे मेक इन इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और एक इंडेक्स आता था वर्ल्ड बैंक का। ठीक है? अभी फिलहाल बंद हो गया, लेकिन जब तक आया तो इंडिया ने बहुत तेजी से रिफॉर्म किया अपने यहाँ। ठीक है? और अभी आप देखेंगे नीति आयोग निकालता है अपने स्टेट्स के लिए, इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और हमारा एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। तो जब भी आपको टाइम मिले, मेक इन इंडिया एंड इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक तो वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा जो नीति आयोग जारी, ये सब एक साथ पढ़ लीजिएगा तो बीओटी आपको समझ आ जाएगा। इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, यूपीएससी पीटी मैक्सिमम यहीं तक पूछेगा। ठीक है? थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की बात और कर लेते हैं। इससे पहले की जो यूनिट है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बात करती है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड।
ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालेंगी। समझ आया बीओपी में क्या है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, तो टेंशन मत लेना, ये सब आपको आज नहीं कल पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो बताइए, बीओपी में कुछ ना समझ आया हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ तो बताइए। हाँ, अच्छा बेस प्राइस ना, बेसिक प्राइस, हाँ भाई ठीक है। अच्छा, उसमें एक्सचेंज रेट के हमने टाइप बताए थे, घर में देखा होगा आपने, पढ़ लिया होगा एक्सचेंज रेट के टाइप्स वगैरह। अगर डेप्रिसिएशन होगा, आरबीआई कुछ कर सकता है क्या? इंडियन करेंसी का अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो आरबीआई क्या उसको कंट्रोल कर सकता है कुछ ऐसा उसके पास? देखिए, मान लीजिए सपोज करो, अगर एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का बहुत तेजी से, तो क्या आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है? नहीं नहीं, अगर कर सकता है बताना होगा, कैसे, कौन बताएगा? अच्छा ठीक, आप बताओ। नहीं बेटा, एक्सचेंज रेट नहीं बनेगा। अगर एक्सचेंज रेट भी है और कुछ ऐसा हो गया मान लिया वर्ल्ड इकोनॉमी में जिससे बहुत तेजी से अगर एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का, तो क्या आरबीआई कंट्रोल कर पाएगा? नहीं नहीं, वो सब ठीक है, आरबीआई कुछ करेगा या नहीं, या वेट करेगा? नहीं करेगा ना, आरबीआई क्या ही कर सकता है न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा। गुड। क्या आप बताओ बेटा, अगर एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का, तो क्या आरबीआई कुछ कर सकता है इंतजार के अलावा? नहीं। हाँ भाई आयुष, कुछ होगा? अच्छा, चलिए देखते हैं क्या आरबीआई कुछ करेगा। शक्तिकांत दास कुछ कर पाएंगे? हाँ, कैसे बेटा? बड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ बेटा, तब तक तो ना इंडियन करेंसी की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, वो कर सकता है लेकिन उसको बेटा नहीं लेंगे। अब कोई आदमी, मतलब मैंने बताया ना कि अगर एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, उसको अनार दे दीजिए, ब्लड बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, वो चल तो लेगा, तब तक जिंदा रहना जरूरी है ना। थोड़ा देखिए, रिविजन नहीं किया। देखिए मेरी बात समझिए आप, थोड़ा सा सोचो कि आरबीआई करता क्या है। फॉरेक्स रिजर्व को कौन अपने पास रखेगा? आरबीआई रखे, क्लियर है। बहुत सारा डॉलर रखा हुआ है, किसने अपने पास? आरबीआई। जब भी एग्जामिनेशन में पीटी में बैठेंगे ना, तो दो तीन ऐसी यूनिट से अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो बेसिक बेसिक अपना नोट कर लेना, ठीक है। ज्यादा ऐसा नहीं, हीरो नहीं बनना है, बेसिक चीजें नोट कर रखिए, उससे क्या क्वेश्चन करेक्ट होगा, है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन फिर आपका गलत होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास, लिख लिया आपने फॉरेक्स, ये आपका फॉरेक्स है, और कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? आरबीआई, ये तो आप जानते हैं। और थोड़ा सा ये बेसिक फंडा क्या है, अगर डॉलर की सप्लाई मैक्सिमम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। इट मीन्स कि इस केस में रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई ज्यादा है। डॉलर की सप्लाई मैक्सिमम है, इट मीन्स कि रुपया की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हम कम खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए इतना सारा डॉलर आ जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। ठीक। और अगर ऐसा हो जाए कि डॉलर की सप्लाई कम, सप्लाई ऑफ डॉलर जो है बहुत ही कम, तो वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी? डॉलर की वैल्यू, हाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा अगर होगा मतलब रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ये तो बेसिक बात है ना। अभी क्या बोल रहा था, कंडीशन क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इट मीन्स कि ये वाले कंडीशन है, सप्लाई क्या है डॉलर की, कम है ना, तभी ना वैल्यू ज्यादा है। तो सप्लाई कौन कर सकता है, बताया होगा लास्ट वाली क्लास। आरबीआई क्या करेगा, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज कर दे, क्लियर है ना, बताया होगा ना लास्ट क्लास, करेगा ना, ये सोल्यूशन है, ठीक है। और इसका उल्टा अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें नोट कर लिया करो, अगर ना याद रहे ऐसा केस होगा, ये क्या है मतलब, है ना। छोटी छोटी बातें, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बनेगा, कोई गलत होगा कट ऑफ नहीं पार होगा फिर, है ना। और अगर आप फॉरेन करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो डायरेक्ट, तो इसको रोका जाना चाहिए, है ना। और पहले क्या था कि इस ट्रेड को रोकने के लिए एक टैक्स लगता था, उसका नाम तब टोबिन टैक्स नहीं था, बाद में मिस्टर टोबिन चूंकि एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आप टैक्स लगाएंगे तो ये ट्रेड रुकेगा, ठीक है। इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है मिस्टर टोबिन को, ठीक है। तो टोबिन टैक्स कब इम्पोज होता है, जब आप ट्रेड किस में करते हैं, फॉरेन करेंसीज, ठीक है। और ये भी बड़े लोग करते हैं, जैसे मान लिया मुझे पता चल जाए कि कल को डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आज मैं जाऊंगा बहुत सारा डॉलर परचेज कर लूंगा, ठीक है। मान लिया अगर 80 रुपीज में ले लिया मैंने, और कल को 85 हो जाएगा, सारा सेल कर दूंगा, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, ये समझ आया कैसे करेंगे, घर पे जाना प्रैक्टिस करो, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तो 100% आपको मिलेगा कहीं पे किसी न किसी सेट में। चलिए एक चीज और देखिएगा बस, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक केस और है कि चाइना ने डंपिंग बहुत कर दिया। तो डंपिंग क्या होता है ना, ये हमारा इंडिया है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक। और ये चाइना, तो अभी इंडिया में हमारी स्टील, जो रियल एग्जांपल है, स्टील का प्राइस सपोज करो, प्राइस मुझे नहीं पता क्या था, 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपए पर केजी स्टील का प्राइस है। और जब भी आप घर बनाते हैं तो सरिया वरिया आपको चाहिए होती है ना, सरिया लोग डालते हैं, घर बनता तभी, है ना। हमारा अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ स्टील अच्छा है, और एक स्टील हुआ करता था भूषण स्टील, नाम सुना होगा आपने, भूषण स्टील, एनसीआर की बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक। अच्छी क्वालिटी का स्टील है, सरिया 40 रुपीज केजी जाएगा। और चाइना ने क्या कर दिया, उसे पता है कि मार्केट हमारी बड़ी है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी घटिया क्वालिटी की स्टील इंडिया में भेज दी। डंपिंग समझ, डंपिंग क्या होती, जब डंपिंग के दो केसेस होते हैं, पहला, अगर आप किसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करें, पहले डंपिंग करिए, कुछ चीज आप कम प्राइस पर सेंड कर दीजिए। इन्होंने क्या किया, इसी स्टील को, मान लिया कि अगर भाई आप स्टील की बात करें तो इसका ही 40 रुपीज ही होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 10 रुपीज के आसपास पर केजी मार्केट में सेल कर दी, तो थोड़ा टैक्स लगेगा, मान लिया 15 रुपीज पर केजी हो जाएगा। अब इंडिया का बंदा है, कॉमन मैन ऑफ द कंट्री, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, इस बात को वो जस्टिफाई, उसके पास बेसिक कुछ है ही नहीं, क्या आप, अब ऐसा तो नहीं स्टील थोड़ा थोड़ा चेक कर देख लिया ये वाला सही अच्छा है, चेक तो नहीं सकते ना, भूषण स्टील थोड़ा ऐसे कट किया, खा के देखा ये बढ़िया है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो दुकान वाला बता देगा कि इसमें प्रॉफिट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सबने क्या, किसकी डिमांड करी, चाइनीज स्टील,
भूषण जो स्टील है ये बिक गई कंपनी, ये चल नहीं पाई, चाइना ने इसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, स्टील को डंप किया। तो डंपिंग के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट को कैप्चर करना पहला, और दूसरा क्या होता है कि जो आपकी वैल्यूलेस चीज है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई प्राइस नहीं, उसको आप किसी ऐसी कंट्री में डंप कर दो जहां उसकी डिमांड है, कुछ तो मिलेगा। बात समझ आ गई? जैसे आप कबाड़ा बेचते हो, जो भी घर में निकलता होगा दिवाली के समय, वो आपके किसी काम का नहीं है। और इसीलिए जो भी वो सब बेचने, कबाड़ी वाले जो भी आप सेल करते हो, उससे जो पैसा मिलता है उसको कैसे खर्च करते हो, अरे ये तो कबाड़ी वाले है ना, देखो आपको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो दो ऑब्जेक्टिव होता है डंपिंग का, नंबर वन मार्केट कैप्चर करना, और दूसरा क्या है, अपनी वैल्यूलेस चीज जो भी प्रोडक्ट आपका है उससे कुछ इनकम जनरेट करना। दो ही ऑब्जेक्टिव डंपिंग के हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, मार्केट कैप्चर करना। ठीक, अब अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा आपका, आपकी कोई स्टील खरीदेगा नहीं, और आपके यहाँ क्या लगातार इंपोर्ट क्या हो जाएगा। तो इससे दो नुकसान, एक तो बीओटी निगेटिव, दूसरा आपकी अपनी डोमेस्टिक कंपनी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रोटेक्शन करना आपका काम है। और प्रोटेक्शन करने के लिए आपने एक ड्यूटी लगा दी, नाम क्या है उसका, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और बोलेंगे ठीक, आप लेके आइए अपना सरिया, आप पर जो है 30 रुपीज क्या हो जाएगा, एंटी डंपिंग। अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 40। अब खरीदिए, क्या खरीदोगे। ठीक है ना, अगर मान लिया फिर भी चाइना वाली खरीद रहे हो, बराबर हो गया, तो जो कंपनी को नुकसान हो रहा है, लॉस में है, ये गवर्नमेंट उसको फंड तो कर देगी, ताकि वो सरवाइव होती रहे। बहुत सारे लोगों को काम किसने दिया है, भूषण स्टील ने दिया है, ना कि चाइना ने। मैंने बताया होगा पिछली क्लास में, अगर आप किसी चाइनीज आइटम को परचेज करते हो तो आप उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, बताया था ना लास्ट वाली क्लास में, याद रखिएगा। इसीलिए हमें इंपोर्ट क्या करना है, कम से कम करना है। ठीक है, बेशक आपको कोई देसी कहे, लेकिन दिवाली वगैरह जब बनाए तो ऐसी चीजें हों घर में जिनका प्रोडक्शन आपके घर में हुआ, किसी न किसी को काम मिला होना चाहिए उसमें। क्योंकि अगर आप किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो कोई न कोई आपको भी करेगा, सिस्टम में है सब। समझ आए बात नहीं, इसलिए एक दूसरे को प्रमोट करिए। ठीक है, तो समझ आ रहा है क्या है। तो एंटी डंपिंग के पीछे क्या है, मतलब एक ही मोटिव है कि हमें क्या करना, प्रोटेक्शन करना है। तो इसको हम प्रोटेक्टिव टैक्स भी बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टैक्स। इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक, और एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वैल्यूलेस चीज। आपने भी किया होगा डंपिंग, तो आप लोग भी करते होंगे, कभी डंपिंग किया नहीं किया, बिल्कुल किया होगा। कभी अगर मान लिया आप संडे है कल, पनीर बनाएंगे और बच गया, नहीं खा पा रहे हो, पड़ोसी को बुला के दे दिया कि भाई अगर नहीं खाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मन में पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, सुबह तक तो खराब ही होना है, किसी को खिसका दीजिए, दोस्ती क्या हो जाएगी, स्ट्रांग होगी। और आपको ये क्या है, डंपिंग है। अगर कोई पड़ोसी आपको लेट नाइट खाने के लिए बुलाए, समझ लेना आप डंपिंग का शिकार हैं, है ना, किया होगा ना डंपिंग। तो मतलब क्या है, खैर बात समझ आ गई। ये सब चीजें जब आप ट्रेड को पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड को, एक एक चीज आपको जाननी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आज रखते हैं। ठीक है, बाकी टैक्स सिस्टम आपके इसमें है नहीं, टैक्स के टाइप वगैरह बहुत बेसिक है। अगर बोले बता दूं टैक्स, हम लोग स्टार्ट कर लें, अभी तो टाइम है, क्या थोड़ा बैठ सकते हैं, बताइए। नहीं तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखिए, अगर टैक्स डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक दिन में एक्स्ट्रा करा दूंगा, है ना, ढंग से सारे टाइप बता दूंगा। ठीक है, वरना अभी तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ना, तो बाकायदा आपको देखिए क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बैट, जीएसटी। ठीक है, बैट के बगैर जीएसटी समझना बेकार है। जब तक वैल्यू एडेड टैक्स नहीं समझेंगे तो जीएसटी फिर सही से पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी, है ना। अच्छा, टेस्ट कब होगा, हो सकता है मंडे को टेस्ट हो जाए। ठीक है, और 25 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन सबके सब यूपीएससी स्टैंडर्ड के रहेंगे। ठीक है, तो ढंग से करना।